वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री को, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एंशियंट इंडिया, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें हम एंशियंट और मेडिवल वाला पार्ट आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं और अब आगे बढ़े हम मॉडर्न इंडिया में गांधीयन एरा की तरफ, यानी कि जो गांधीयन फेस है जो कि 1917 से लेकर 1947 तक चलने वाला है, और ये है हमारा पार्ट 5 इसका। और ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 42 है। इसके पहले 41st लेक्चर तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which one of the following movements start from दांडी मार्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है? तो इसके बारे में आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि काफी बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं दांडी मार्च को। ये कब हुआ था? ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था, इसके प्रारंभ में इसको किया गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इसका मतलब है हिंदी में बोला जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब से कब तक हुआ है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये डेट के वाइज भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये 1930 से 34 तक हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसकी शुरुआत में क्या किया जाता है? दांडी मार्च से मार्च स्टार्ट किया जाता है, जो कि स्टार्टेड फ्रॉम कहां से होता है? साबरमती आश्रम, जिसका रियल नेम रखा गया था सत्याग्रह आश्रम। और इसको शुरू कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी इसका शुरू करते हैं। प्लस इनके साथ कौन है? सरोजनी नायडू एंड 77 अदर पर्सन इनका साथ देते हैं इसमें। और ये दांडी पहुंचते हैं। दांडी में कहां पर? नवसारी ये कहां पर प्लेस है? ये है गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है, नवसारी प्लेस है गुजरात में। और ये कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 में ये पहुंचते हैं। और यहाँ पर पहुंचकर क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ, नमक सत्याग्रह को तोड़ते हैं, नमक कानून को ये तोड़ते हैं, और इसलिए इसको सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। और इसके बाद गांधी जी को क्या हो जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है और यवरदगा जो जेल है पुणे में, वहां पर इनको रखा जाता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस, यानी कि कौन सा एक निम्नलिखित नारों का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था ये आपको बताना है। तो ये नारा आप सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। साथ ही में ये जो जितने भी नारे, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ये भी आपको याद रखना है। वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इनकलाब जिंदाबाद ये दिया था किसने? भगत सिंह ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जय हिंद का। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक हिंद स्वराज, यानी कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है हिंद स्वराज पुस्तक? ये लिखी है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में हम बात करें, इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर चलाया गया था वो कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इंडियन ओपिनियन। और ये कहां पर? साउथ अफ्रीका में चलाया गया था। साथ ही में बात करें बुक के बारे में, तो 1909 में हिंद स्वराज बुक लिखी थी इन्होंने। और बात करें 1925 में ही स्टार्ट राइटिंग ऑटोबायोग्राफी, तो उसको क्या कहा गया था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि गुजराती में लिखी गई थी। और बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसके द्वारा किया गया था? महादेव देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? महादेव देसाई जी के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेशन किया गया था। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बी है करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू इंडिपेंडेंट
स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, यानी कि भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्यों द्वारा बनाया गया था। किस मिशन के द्वारा इसको बनाया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम डिस्कस किए हैं इसको। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके द्वारा दो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो डी है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं पूछा जाए पहली महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पहली फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन है? सरोजनी नायडू है वो। तो ये भी आपको याद रखना है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। तो ए है करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें इनको कब बनाया गया था, किस अधिवेशन में? 1917 के अधिवेशन में इनको फर्स्ट टाइम बनाया गया था, पहली महिला अध्यक्ष। और वहीं सरोजनी नायडू के बारे में बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ये कानपुर अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन होता है। और कब होता है? 1925 में। वहीं एनिवेशन के बारे में बात करें तो ये कब? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इनको बनाया गया था। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसे मैकडॉनल्ड्स कम्युनल अवार्ड गिव, यानी कि रामसे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार इसके लिए दिया गया था सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जो निम्न जाति के लोग थे, मुस्लिम वर्ग थे, इन लोगों के लिए विभक्त निर्वाचन की प्रक्रिया लाई गई थी, यानी कि इनको वोट देने का अधिकार लाया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, विभक्त निर्वाचन की पद्धति लाई गई थी। डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन एज देशबंधु, यानी कि निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है देश बंधु के रूप में CR दास, चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के रूप में। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India, who among the following became the Governor General for Pakistan, यानी कि जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बना? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना, आपने नाम सुना होगा, एपिसोड देखे होंगे, जो प्रधानमंत्री एपिसोड आता था, एक प्रधानमंत्री एपिसोड जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सब आपको इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी पूरा आपको इससे पता चलेगा। थोड़ा लंबा है पर मजा आएगा इसको देखने में। मोहम्मद अली जिन्ना बने थे पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following commissions या committee was appointed by the British government to investigate into the massacre in जलियांवाला बाग, यानी कि जो जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति नियुक्त की थी? तो कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? हंटर कमीशन, हंटर समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें तो अप्रैल 30 ये बैसाखी वाला दिन था, बैसाखी। और इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग एक प्लेस है और वहां पर गैदरिंग हुई थी पीपल्स की, यानी कि पीपल्स इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। और वहां पर ऑर्डर दिया गया था किसके द्वारा? आर डायर के द्वारा डायरेक्ट फायर का ऑर्डर दिया गया था। और इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग मास्करे, यानी कि नरसंहार। और इसको बाद क्या होता है, गांधी जी क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, रौलत सत्याग्रह जो चल रहा था उससे विड्रॉ कर लेते हैं। और इसको हिमालयन ब्लंडर कहा जाता है। वाइसरॉय टाइम पर कौन थे? चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोला जाता है वो था आर डायर।
ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उस टाइम पर एक बोला जाए कि सरकारी लीपा पोती यानी कि ये करने के लिए हंटर कमेटी इंक्वायरी बिठाई गई थी। हंटर कमेटी गवर्नमेंट पर प्रेशराइज किया गया था, जबरदस्ती की गई थी और उसके लिए एक सरकारी लीपा पोती पेश कर दी गई थी, रिपोर्ट बना दी गई थी। ऑफिशियल व्हाइट वॉश बोला जाता है इसको। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रिटर्न कर दिया था इसके विरोध में अपना कौन सा नाइटहुड की उपाधि, नाइट खुद की उपाधि, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसके विरोध में इन्होंने इसकी उपाधि को, अपनी उपाधि को लौटा दिया गया था। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय, यानी कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। पहले तो बात करें कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कब लाया गया था, 1946 में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। और चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस। साथ ही में इनके साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भी थे। और ये प्लान था, इसको क्या कहा गया था, कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर इसको कहा गया था। तो डी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। इसके लिए ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की गई थी, पर इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं की गई थी। साथ ही में बात करें तो इसमें पार्टीशन के बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी। तो पार्टीशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उसके बारे में भी कोई बात नहीं रखी गई थी। और इंटर्म गवर्नमेंट कैन बी रन पैरेलली। साथ ही में बात करें सेक्शन ऑफ प्रोविंसेस, सेक्शन ए में बॉम्बे, मद्रास, यूपी और जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार, उड़ीसा, ये सब था सेक्शन ए में। सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, ये वाला एरिया था। सेक्शन सी में बंगाल और असम, ये एरिया रखे गए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई थी प्रोविंसेस प्लस स्टेट जो बचे हुए थे उनके लिए। तो ये सब कहा गया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसके बाद हम पावर को ट्रांसफर करेंगे कि कैसे आप लोग अपना देश को आगे बढ़ाओगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। और आगे हमने इंडियन पॉलिटी को आपके साथ डिस्कस किया ही हुआ है। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी किसने, पैट्रिक लॉरेंस ने। डी है करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।